नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब का पोस्ट नार्को टेस्ट बस अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। आफ्ताब की सुरक्षा को देखते हुए ये पोस्ट नार्को इंटरव्यू तिहाड़ जेल में ही किया जा रहा है। दरअसल आफ्ताब हाई रिस्क कैटेगरी में आ चुका है। रोहिणी एफएसएल के बाहर उस पर हमले की कोशिश हुई थी, लिहाजा पोस्ट नार्को टेस्ट का इंतजाम तिहाड़ जेल में ही किया गया है। और इस टेस्ट में एफएसएल के 4 अधिकारी और श्रद्धा हत्याकांड की जांच कर रहे जांच अधिकारी आफ्ताब से सवाल जवाब करेंगे। वो ये जानने की कोशिश करेंगे कि आफ्ताब ने जो जवाब नार्को टेस्ट के दौरान दिए, क्या अब भी उसका जवाब वही है। ये टेस्ट तिहाड़ के जेल नंबर 4 में दोपहर 3 बजे तक किया जाएगा। तो अब एक एक एंगल पर जांच चल रही है। साथ ही साथ जो जवाब आफ्ताब की तरफ से दिए गए हैं उनके मिलान के लिए आज सुबह 10 बजे से 3 बजे तक पोस्ट नार्को टेस्ट होगा। तिहाड़ जेल में ही आफ्ताब के टेस्ट का पूरा इंतजाम किया गया है। टेस्ट टीम में 4 फॉरेंसिक और 1 जांच अधिकारी शामिल होंगे। सारी व्यवस्था तिहाड़ जेल में हुई है। ये जांच की पॉलीग्राफ नार्को में झूठ तो नहीं बोल रहा है आफ्ताब, इसीलिए आज जो सवाल नार्को टेस्ट के समय पूछे गए थे उन्हीं का मिलान, एक तरीके से कहिए उन जवाबों का मिलान, क्योंकि उस समय ये सवाल पूछा गया सबसे महत्वपूर्ण कि श्रद्धा का मोबाइल फोन कहां फेंका। उसने कहा कहीं तो मैंने फेंका है। बार बार वो जब ये टेस्ट हो रहा था तो बेहोश हो जा रहा था। आज पोस्ट नार्को टेस्ट एक तरीके से होना है। वो सवाल जो पहले दागे गए थे आज उनको एक बार फिर से आफ्ताब के सामने रखा जाएगा। 4 अधिकारी उस वक्त मौजूद रहेंगे। सुबह 10 बजे से ही इस सवालों की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन आपको याद होगा वो तस्वीरें भी सामने आई थी जब आफ्ताब पर कुछ लोग हमला करने के लिए पहुंच गए थे और ये कहा था कि उसके भी टुकड़े किए जाएंगे, जिसको लेकर अब उसे और सिक्योरिटी दी गई है। और इसीलिए पूरा इंतजाम यानी इस पूरी जांच की प्रक्रिया को तिहाड़ जेल में ही रखा गया। वहीं पर अब आगे जांच होनी है। जो ये पोस्ट नार्को टेस्ट होना है वो वहीं तिहाड़ जेल में ही होना है। वहां पर अधिकारी होंगे, जांच अधिकारी होंगे और उसी के साथ साथ 10 बजे से 3 बजे तक ये टेस्ट चलने वाला है। पॉलीग्राफ टेस्ट हो गया, नार्को टेस्ट भी हो गया। अब पोस्ट नार्को टेस्ट की बारी। देश को हिला देने वाले श्रद्धा वालकर मर्डर केस में आज जांच का एक और अहम दिन है। दिल्ली के तिहाड़ जेल में आज श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब का पोस्ट नार्को टेस्ट इंटरव्यू होगा। सूत्रों के मुताबिक आफ्ताब अब हाई रिस्क कैदी की श्रेणी में आ चुका है। पिछले दिनों रोहिणी एफएसएल के बाहर उस पर हमले की कोशिश हुई थी, इसीलिए दिल्ली पुलिस आफ्ताब को पोस्ट नार्को टेस्ट के लिए तिहाड़ से बाहर कहीं ले जाने का रिस्क नहीं ले रही। एफएसएल के 4 अधिकारी और श्रद्धा हत्याकांड की जांच कर रहे जांच अधिकारी आफ्ताब का पोस्ट नार्को टेस्ट करने खुद तिहाड़ जाएंगे। आफ्ताब तिहाड़ जेल नंबर 4 में बंद है। आज के टेस्ट से जांचकर्ता अगर संतुष्ट नहीं हुए तो आफ्ताब का एक बार फिर नार्को टेस्ट हो सकता है। कल करीब 2 घंटे तक दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में आफ्ताब का नार्को टेस्ट चला। सूत्रों के मुताबिक टेस्ट के दौरान आफ्ताब बार बार बेहोश हो रहा था। सूत्रों के मुताबिक नार्को टेस्ट के दौरान आफ्ताब से जब पूछा गया कि श्रद्धा का फोन कहां है तो आफ्ताब ने जवाब दिया कि श्रद्धा का फोन उसने कहीं फेंक दिया था। आफ्ताब ने ये कबूल किया कि उसने गुस्से में आकर श्रद्धा की हत्या की थी। आफ्ताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़े करने के लिए आरी के इस्तेमाल की बात को कबूल किया। आफ्ताब से जब ये सवाल पूछा गया कि क्या कोई और भी इस हत्याकांड में शामिल है तो उसने कहा कि इस हत्याकांड को उसने अकेले ही अंजाम दिया है। आफ्ताब ने नार्को टेस्ट में श्रद्धा के शव के टुकड़ों को जंगल में ठिकाने लगाने की बात कबूल की है। नार्को में करीब 50 से ज्यादा सवाल उससे पूछे गए और इन सवालों के जवाब उसने जिस तरीके से दिए, ऐसे में निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में इंटरोगेशन में इसका फायदा होगा। पॉलीग्राफ टेस्ट में लगभग 60 से ज्यादा सवाल उससे पूछे जा चुके हैं और नार्को में करीब 50 सवाल। ऐसे में ये वो सवाल थे जो पॉलीग्राफ टेस्ट में उससे पहले पूछे गए थे। अब ये देखना होगा कि इन तमाम सवालों की जो रिपोर्ट आती है उसके आधार पर पुलिस किस तरीके से अपनी जांच को आगे बढ़ा सकती है। नार्को टेस्ट के दौरान एफएसएल के साइकोलॉजिस्ट, टेक्नीशियन, फोटो एक्सपर्ट और अंबेडकर अस्पताल की मेडिकल टीम थी। दोबारा उसको लाया जाएगा सर,
अगर जरूरत पड़ी तो पोस्ट नार्को टेस्ट भी किया जाएगा। सर, पोस्ट नार्को टेस्ट में कैसे संबंध क्या होता है थोड़ा क्या उसके एक सेशन और किया जाएगा काउंसलिंग का। कब तक उम्मीद करें सर? जल्दी ही, अगर आवश्यकता हुई तो जल्दी ही वो कंडक्ट किया जाएगा। आफताब के खिलाफ पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती सबूत है, जिसके लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है, लेकिन अब तक अहम सुरागों की दरकार है। यही वजह है कि पुलिस अपना पक्ष मजबूत करने के लिए हर तरह की कोशिशों में जुटी हुई है। हिमांशु मिश्रा और वरुण सिन्हा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। तो अब दरअसल जो जांच अधिकारी हैं वो इस बात को लेकर शक कर रहे हैं कि वो बहुत सोच समझकर बहुत ही धीरे से जवाब दे रहा है, जिस पर शक गहरा रहा है कि वो सोचे समझे तरीके से ही सारे जवाब दे रहा है, और इसीलिए अब ये पोस्ट नार्को टेस्ट भी होना है। जो सवाल उसके सामने रखे गए नार्को टेस्ट के दौरान, वही सारे सवाल अब एक बार फिर से तिहाड़ जेल में होंगे। सुबह 10 बजे से प्रक्रिया शुरू होगी और 3 बजे तक चलनी है। 4 फॉरेंसिक टीम के अधिकारी होंगे, एक जांच अधिकारी जो इस पूरे मामले में शुरू से ही जांच कर रहे हैं वो मौजूद होंगे। ये जांच की जाएगी कि पॉलीग्राफ नार्को में कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रहा है। ये भी शक गहरा रहा है पुलिस को कि जिस वक्त उसको पहली बार पूछताछ के लिए बुलाया गया, उस वक्त भी श्रद्धा के शव के टुकड़े कुछ उसके घर में उस वक्त मौजूद थे। पुलिस को अब कई एंगल पर शक है, इसीलिए सारे सवाल। अभी मोबाइल बरामद नहीं हुआ है। सवाल ये नार्को टेस्ट में आफताब से पूछा गया कि श्रद्धा का मोबाइल उसने कहां फेंका है। उसने कहा कि मुझे याद नहीं है मैंने वो मोबाइल फोन कहां फेंका है। तो आज भी सारे सवाल उससे होंगे, एक एक सवाल पर जवाब लिया जाएगा। सवाल यह भी पूछा गया कि उसने श्रद्धा को आखिरकार क्यों मारा, तो उसका कहना था कि श्रद्धा के साथ वो नाराज था, गुस्से में था और इसीलिए उसने उसका मर्डर किया। अरविंद ओझा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। अरविंद, ये आज जो पोस्ट नार्को टेस्ट होना है, ये किस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण और इसकी प्रक्रिया क्या रहती है? अरविंद, आपकी आवाज ठीक ढंग से नहीं पहुंच रही, एक बार फिर से कोशिश कर रहे हैं कि आपकी आवाज पहुंचे। तब तक आपको बता दें 10 बजे, यानी देखिए समय हो चुका है, 10:07 हो रहे हैं। कुछ ही देर में ये प्रक्रिया शुरू होगी। सारी व्यवस्था जो है वो तिहाड़ जेल में ही की गई है। वहीं पर आफताब का ये टेस्ट होना है। 4 फॉरेंसिक टीम के अधिकारी होंगे, एक जांच अधिकारी होंगे। अरविंद, अरविंद आवाज पहुंच रही हो तो बताइए क्या रहने वाली है प्रक्रिया? जी बिल्कुल, देखिए जो पोस्ट नार्को टेस्ट इंटरव्यू है आपसे कुछ देर बाद इसी तिहाड़ जेल नंबर 4 में, आपको बताऊं यहीं पर आफताब बंद है और यहीं पर वो प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तकरीबन 10 बजे से 3 बजे तक ये पूरी प्रक्रिया चलेगी। एफएसएल की टीम के 4 मेंबर वो आएंगे, साथ ही साथ श्रद्धा हत्याकांड की जो जांच कर रहे हैं वो जांच अधिकारी वो यहाँ पर आएंगे। पोस्ट नार्को टेस्ट इंटरव्यू दरअसल नार्को टेस्ट के बाद किया जाता है। नार्को टेस्ट के दौरान अर्पिता जो अक्यूज्ड है उसको एक तरीके का ड्रग दिया जाता है जिससे वो सेमी कॉन्शियस होता है। उसके बाद चूंकि 24 घंटे बाद जो अक्यूज्ड है उसको ये बताया जाता है कि आपने नार्को टेस्ट में ये बातें कही और इस दौरान उसका रिएक्शन देखा जाता है। उसके अलावा पॉलीग्राफी टेस्ट भी हुआ है, उसमें जो कुछ भी ऑब्जर्व किया है वो अक्यूज को बताया जाता है। वो तमाम वो सवाल कि नार्को टेस्ट में उसने क्या क्या बताया और फिर पूछा जाता है कि क्या ये जो आपने बताया क्या ये वाकई सही है या नहीं है। तो इस दौरान ये एक प्रक्रिया है। उसके अलावा अरविंद, जैसा आप जानकारी दे रहे हैं, एक और अपडेट देखिए इसी से जुड़ी हुई सामने आई है, जहां पर आफताब हाई रिस्क वाला कैदी है, लिहाजा तिहाड़ में उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 24 घंटे कैमरे से उस पर नजर रखी जा रही है और इसी दौरान तिहाड़ जेल सूत्रों ने आफताब के बैरक में एक दिलचस्प बात देखी है। उनके मुताबिक जेल नंबर 4 में बंद आफताब समय बिताने के लिए शतरंज खेलता है। उनके मुताबिक शातिर आफताब शतरंज का शौकीन है और यह भी दिलचस्प है कि अपने बैरक में वो शतरंज की बिसात बिछाता है, लेकिन खिलाड़ी अकेला वही होता है। दोनों तरफ की चाल आफताब अकेले ही चलता है, यानी वो एक साथ 2 खिलाड़ियों की चाल अकेले ही चलता है। श्रद्धा मर्डर केस में आफताब जितना सहज दिख रहा है, उसकी एक वजह यह भी मानी जा रही है कि वो पुलिस और जांच एजेंसियों की हर चाल को भी पहले ही भांप लेता है।
तो जहां एक तरफ ये प्रक्रिया तिहाड़ जेल में शुरू होने वाली है, वहीं एक विवाद भी खड़ा हुआ है, वो है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। ये एक बार फिर से सुर्खियों में। इस बार विवाद कैंपस की दीवारों पर जाति सूचक शब्दों के लिखे जाने से जुड़ा है। दीवारों पर लिखे नारे में कुछ खास जातियों को कैंपस छोड़ने को कहा गया। आपत्तिजनक बातें न सिर्फ क्लासरूम के बाहर दीवारों पर, बल्कि कई फैकल्टी के दरवाजे पर भी लिखी गई है। वीसी ने इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज की दीवारों पर लाल रंग से ब्राह्मण और बनिया जाति के छात्रों को भारत छोड़ने और फिर धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल उनके लिए किया गया है। ऐसी बातें जेएनयू में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के सेकेंड और थर्ड फ्लोर पर लिखी गई हैं, जिसको लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। हालांकि वीसी ने इस पर रिपोर्ट मांगी है कि किन परिस्थितियों में आखिरकार वो कौन लोग थे जिन्होंने इस तरीके की हरकत की है। अब जांच होने की बात कही जा रही है, लेकिन फिलहाल कई सवाल अब इसके बाद खड़े होने भी स्वाभाविक है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एक बार फिर से विवादों का केंद्र बनता नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों पहले ही एक विवाद सामने आया था जब बच्चों की आपस में लड़ाई हुई थी, और विवाद वो शांत हुआ भी नहीं कि एक दूसरा विवाद अब यूनिवर्सिटी कैंपस से सामने आया है। यहाँ की दीवारों पर, कई सारे स्कूल्स की दीवारों पर अंदर जाति सूचक नारे लिखे गए हैं। कई सारी ऐसी चीजें लिखी गई है जो कहीं ना कहीं जातिवाद को एक तरह से बढ़ावा देती है, और इस बात को लेकर यूनिवर्सिटी ने, विश्वविद्यालय ने एक नोटिस भी जारी किया। हालांकि अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है और पता नहीं लग पाया कि किसने ये जाति सूचक नारे लिखे हैं, जिसमें लिखा गया है कि ब्राह्मण बनिया गो बैक, और कई सारी ऐसी बातें लिखी हुई है। तो इन सभी चीजों पर बात करने के लिए इस वक्त यहाँ पर मौजूद है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष रोहित कुमार हमारे साथ। रोहित, क्या पूरा मामला है, क्या विवाद हुआ था, किसने नारे लिखे और क्यों लिखे? कल रात के अंधेरे में जो कुछ ऐसे मिसक्रेंट्स, कुछ ऐसे असामाजिक तत्व जेएनयू कैंपस के स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस बिल्डिंग में, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल साइंसेज हो या फिर स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज हो, ऐसे जगहों पर जाकर जाति सूचक जेनोसाइडल रिमार्क्स की खून बहेगा, हम बदला लेंगे, हम तुमको मार देंगे, ऐसी चीज़ें उन्होंने लिख दिया। परंतु ये चीज़ आज की नहीं है। एक सिमिलर पैटर्न देखेंगे तो लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन लगातार ऐसी चीज़ें डिफेसिंग, वेंडलिज्म करते आ रहे हैं, और वायलेंस का सहारा लेकर के, चूंकि अभी फ्रेशर्स आए हैं, नया सेशन शुरू हुआ है, तो वो अपना मसल और न्यूजेंस पावर, अपनी शक्ति दिखाने का एक माध्यम बना करके जेएनयू को बदनाम करके अपने पॉलिटिकल ग्राउंड्स को बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो आप आरोप लगा रहे कहीं ना कहीं कि लेफ्ट की तरफ से ये लिखा गया है? ये आरोप नहीं है। आप कोई भी फ्री थिंकिंग, मतलब जिनके पास भी कॉमन सेंस है, वो देखेंगे तो लगातार आप 2014 में लिखना हो, 2016 में भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे हों, उसके बाद 2017 में ऐसी चीजें दीवारों पर लिखना कि ब्राह्मण सबसे बड़ा आतंकवादी ब्राह्मणवादी, उसके बाद जी बिल्कुल, उसके बाद 2020 में सीएए के आंदोलन के समय भी, 2020 में भी, और अब भी एक सिमिलर पैटर्न आ रहा है। उस समय तो डायरेक्ट क्लेम किया करते थे कि हमने लिखा है। अभी चूंकि इनको पता है कि अगर क्लेम करेंगे तो ऑनरेबल हाईकोर्ट का ऑर्डर है, दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि ऐसी चीजें नहीं करनी है, क्योंकि इसके बाद कंप्लेंट्स हुए थे, परंतु अभी वो क्लेम नहीं कर रहे हैं। जेएनयू प्रशासन से भी हमारी यही दरख्वास्त है कि आपने सिर्फ कॉग्निजेंस लिया है। अगर आप हमारी कंप्लेंट्स पे कार्रवाई किए होते तो आज ये नौबत नहीं आई होती। तो अभी तो कोई एक्शन नहीं लिया? कोई एक्शन नहीं लिया गया, सिर्फ कॉग्निजेंस लिया गया, संज्ञान में लिया गया। परंतु एक्शन लेना आसान है, क्योंकि सीसीटीवी कैमराज है, सिक्योरिटी के लोग हैं, वो तो पहचान कर सकते हैं कि किन्होंने लिखा है। तो रोहित, जो अध्यक्ष है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के, उनका यही कहना है कि वो डिमांड करते हैं कि एक तरह से एक्शन लिया जाए, और सिर्फ मामला संज्ञान में लेने से काम नहीं होगा, वरना आगे आने वाले दिनों में घटनाएं ऐसी बढ़ती रहेगी और बच्चों की कहीं ना कहीं पढ़ाई जो यहाँ पर होती है उस पर असर पड़ेगा। जो बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं उन्हें कहीं ना कहीं इन सब चीजों से लेकर, इन सब बातें, ये सब जो नारे लिखे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो जाति सूचक भी है, उनसे लेकर उनकी पढ़ाई पर प्रभाव पड़ेगा और यूनिवर्सिटी का माहौल भी खराब होगा। कैमरा पर्सन राजा के साथ मैं अक्षय डोंगरी, आज तक। अक्षय, जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। अक्षय, अभी तक क्या कुछ एक्शन हो पाया है? क्योंकि वीसी ने रिपोर्ट जरूर मांगी है, वो कब तक रिपोर्ट दी जानी है? और खबरें तो ये भी कि एक महिला प्रोफेसर के केबिन के दरवाजे पर भी इस तरीके की बातें लिखी गई, उसके पीछे मकसद क्या? जी अर्पिता, सिर्फ अब बातें ये भी सामने आ रही है कि सिर्फ एक नहीं बल्कि कई सारे ऐसे प्रोफेसर्स हैं जिनके चेंबर्स के बाहर ऐसे जाति सूचक नारे लिखे गए हैं। ये लिखा गया है कि प्रोफेसर्स गो बैक, प्रोफेसर गो बैक टू शाखा। मतलब कहीं ना कहीं ये एक तरह से दिखाने की कोशिश की गई है कि आरएसएस के प्रोफेसर्स जो भर्ती किए जा रहे हैं यूनिवर्सिटी में, और उन्हें कहीं ना कहीं डराने धमकाने के लिए ये नारे लिखे गए हैं। और इसीलिए छात्रों का ये भी कहना है कि इसीलिए शायद ये मामला इतना ज्यादा उजागर भी हुआ है, क्योंकि ऐसी बातें लिखी पहले भी जा चुकी है, लेकिन
क्योंकि इस बार प्रोफेसर खुद शामिल है, उनके खुद दफ्तरों के बाहर, उनके खुद चेंबर्स के बाहर ये सब लिखा गया है, इसलिए कहीं ना कहीं ये मामला थोड़ा उठा भी है, इस मामले ने तूल पकड़ी है। अब वाइस चांसलर ने ये कहा है कि ऐसे मामले बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, टॉलरेट नहीं किए जाएंगे, और वो इसका कंडेम करते हैं, इसे कहीं ना कहीं इसकी भत्सना करते हैं, लेकिन एक्शन अभी तक कुछ नहीं लिया गया है। ये कल रात का ही मामला है। कल रात को अंधेरे में जाकर जिसने भी ये नारे लिखे उसका पता लगाने के लिए एक ही तरीका है कि सीसीटीवी कैमरे जो है उनकी फुटेज खंगाली जाए और ये देखा जाए कि कौन कौन छात्र उस तरफ गए थे। दूसरी चीज ये है कि हर स्कूल, यहाँ पर अंदर स्कूल्स होते हैं, हर सब्जेक्ट के अलग अलग बिल्डिंग्स होती है, तो वहां पर सिक्योरिटी गार्ड तैनात होते हैं। तो किस तरह से किसी सिक्योरिटी गार्ड ने किसी छात्र को देखा या रात को कब ये मामला सामने आया, कब ये घटना हुई, वो सब पता लगाने की कोशिश की जाएगी, तभी पता लग पाएगा। लेकिन एक नया विवाद इसके साथ जरूर खड़ा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ रहे हैं आगे, बात दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की। उनको लेकर एक और बड़ा दावा किया गया है। एक जांच रिपोर्ट में कहा गया कि जेल अधिकारियों के साथ साठगांठ कर जेल नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। जेल में सत्येंद्र जैन दरबार सजाते थे, परिवार के लोग जैन से बेरोक टोक मिलते थे। दरअसल तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन को मिल रहे वीआईपी ट्रीटमेंट की शिकायतों की जांच की गई और उसी जांच रिपोर्ट में यह दावा किया गया, क्योंकि बीजेपी की तरफ से यह आरोप लगाए गए कि वहां पर बकायदा उनको मसाज की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, उन्हें वीआईपी सुविधा दी जा रही है। कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी, जिसके बाद से जांच की बात कही गई और जांच रिपोर्ट में अब जो खुलासे हो रहे हैं वो ये कि दरअसल उनकी जो पत्नी थी वो 8 बार उन्होंने बेरोक मुलाकात उनकी होती है। दूसरे कैदियों का जेल अकाउंट कार्ड वो इस्तेमाल किया करते थे। ये सारे खुलासे इस रिपोर्ट में है। अलग अलग कार्ड से खाने पीने का सामान खरीदा जाता था। उधर एमसीडी चुनाव को लेकर सत्येंद्र जैन पर पोस्टर वॉर छिड़ गया है। बीजेपी दिल्ली ने ट्वीट कर सत्येंद्र जैन को भ्रष्टाचार और टूरिज्म इन तिहाड़ का ब्रांड एम्बेसडर कह दिया है और इसी के साथ साथ निशाना बीजेपी की तरफ से साधा जा रहा है, सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी पर, और निशाने पर सत्येंद्र जैन है। एमसीडी चुनाव को लेकर सत्येंद्र जैन पर पोस्टर वॉर छिड़ गया है। बीजेपी दिल्ली ने ट्वीट किया और ट्वीट में सत्येंद्र जैन को भ्रष्टाचार और टूरिज्म इन तिहाड़ का ब्रांड एम्बेसडर कहा है। यानी वहां पर जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई है मसाज कराने की, वो सारा इस पोस्टर में मेंशन भी बीजेपी की तरफ से किया गया है और कई आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए गए थे, जिसके बाद देखिए जांच भी हुई और कई खुलासे अब इस रिपोर्ट के माध्यम से जो सामने आ रहे हैं वो दिख रहे हैं। हालांकि पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से यह भी कहा गया था कि सत्येंद्र जैन की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए फिजियोथेरेपी वाला वहां पहुंचा था, लेकिन बाद में आरोप यह लगा कि वो फिजियोथेरेपी वाला नहीं, एक वो दोषी वहां पर जिससे वो पैर दबवा रहे थे, वो रेप का दोषी जो उनके पैर दबा रहा था। तो अब कई तरीके के विवाद हुए और इसको एक बड़ा मुद्दा बीजेपी बनाते हुए आज जो तिहाड़ के भीतर जो चल रहा था उसकी इंक्वायरी कमेटी की जो रिपोर्ट आई है उससे एक बात की पुष्टि हो जाती है कि तिहाड़ के अंदर इनसाइड तिहाड़ देयर वाज आप एंड सत्येंद्र जैन का दरबार और वो आम आदमी पार्टी का बन चुका है शिष्टाचार कि ऐसे ही करो संरक्षण और भ्रष्टाचार। सवाल यह पैदा होता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार के तहत तिहाड़ जेल जो है वो सजा की नहीं बल्कि मालिश और मजा की जगह बन चुकी थी। इस इंक्वायरी रिपोर्ट में साफ साफ नजर आता है कि एक नहीं बल्कि दो चाइल्ड रेपिस्ट से मालिश करवाई गई, हेड मसाज और चंपी करवाया गया, स्पेशल सर्विसेज ली गई और उनका कोई अनुभव नहीं था फिजियोथेरेपी में। बाहर से खाना आ रहा होटल से, मोबाइल फोन इस्तेमाल हो रहा है, मीटिंग हो रही है, जेल अधीक्षक से मिल रहे हैं, वो शहंशाह बने हुए जेल के अंदर, वो वहां जाकर टीवी देख रहे, एसी चला रहे, वहां मीटिंग हो रही को एक्यूज्ड के साथ, विटनेसेस के साथ। तो ये साफ दर्शा रहा उनकी कोई मोरल ग्राउंड बचा नहीं है और नैतिकता का पतन हो गया, बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। वो इस्तीफा देना चाहिए लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। ये पहला उदाहरण होगा भारत के इतिहास में जब कोई मंत्री पद में रहते हुए जेल में गया हो और इस्तीफा नहीं दिया। 6 महीने हो गए जेल में बंद है लेकिन इस्तीफा नहीं दिया। ये लोग देख रहे हैं दिल्ली की जनता। तो सामने एमसीडी चुनाव है और ऐसे में बीजेपी हर वो मुद्दा भुना लेना चाहती है जिससे वो सोच रही है उसको चुनावों में फायदा मिल सकता है। देश के विकास दर ने जुलाई सितंबर तिमाही में अनुमान के मुताबिक ही प्रदर्शन किया। दुनिया भर में इस दौरान जहां मंदी और महंगाई का प्रकोप छाया रहा, वहीं भारतीय इकोनॉमी ने सबसे तेज रफ्तार लगाने का दमखम दिखाया है।
इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि भारत की अर्थव्यवस्था मंदी का खतरा टालने में कामयाब हो सकती है। ग्लोबल आर्थिक दिक्कतों और महंगाई का मजबूती से सामना कर रही भारतीय अर्थव्यवस्था ने जुलाई-सितंबर तिमाही में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन किया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2022-23 की दूसरी तिमाही में 6.3% की विकास दर हासिल की है। हालांकि अप्रैल-जून तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 13.5% था। वहीं जुलाई-सितंबर 2021 में विकास दर 8.4% थी। इन आंकड़ों से साफ जाहिर होता है कि दुनिया भर में बढ़ती मंदी की आशंका के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था अपना दम दिखाने में कामयाब रही है। खासकर जब ब्रिटेन जैसा विकसित देश मंदी की चपेट में आ चुका है, तो भारत की ये ग्रोथ काबिल तारीफ कही जा सकती है। भारत की विकास दर के ये आंकड़े आरबीआई के अनुमान के मुताबिक ही हैं। अगर मूल्य के हिसाब से बात करें तो इस साल की दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी करीब 38.17 लाख करोड़ रुपए रही है। ये आंकड़ा जुलाई-सितंबर 2021 में 35.89 लाख करोड़ रुपए था। भारत की ये विकास दर के आंकड़े बेहद मजबूत हो सकते थे अगर ग्लोबल आर्थिक सुस्ती के अलावा महंगाई इस तरह सिर न उठाती। भारत में बीते 10 महीनों से महंगाई दर 6% से ऊपर बनी हुई है, जो आरबीआई की तय की गई 6% की अधिकतम सीमा से ज्यादा है। विकास दर का अनुमान लगाने के लिए जिन पैरामीटर्स को ध्यान में रखा जाता है उनमें शामिल हैं औद्योगिक उत्पादन, शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों के नतीजे, फसल उत्पादन के अनुमान, सीमेंट और स्टील जैसे सामानों की खपत, वाहनों की बिक्री, बैंकों के कर्ज और जमा, केंद्र और राज्य सरकारों के बही खाते, रेलवे, एविएशन और पोर्ट सेक्टर के ट्रैफिक की गणना। जीडीपी के आंकड़ों के साथ ही वाणिज्य मंत्रालय ने 8 कोर इंडस्ट्री की ग्रोथ के अक्टूबर 2022 के आंकड़े भी जारी कर दिए हैं। अक्टूबर में 8 कोर इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट सालाना आधार पर महज 0.1% रही है। इनमें से उर्वरक, स्टील, कोयला और इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन इस अवधि में बढ़ा है, जबकि क्रूड ऑयल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स और सीमेंट के उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में अब यही देखना होगा कि आने वाले समय में ग्लोबल मंदी और महंगाई का क्या रुख रहेगा, क्योंकि आने वाले महीनों में भारत की विकास दर इसी पर निर्भर करेगी। आज तक ब्यूरो। भारत में प्रीमियम घरों की बिक्री में इस साल जोरदार तेजी दर्ज की गई है और इस डिमांड के बढ़ने से अब इनकी कीमतों में भी इजाफा दर्ज किया जा रहा है। नाइट फ्रैंक के मुताबिक जुलाई-सितंबर तिमाही में लग्जरी घरों के दाम बढ़ने से मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु की ग्लोबल रैंकिंग में उछाल आया है। प्रीमियम घरों की कीमतों में बढ़ोतरी के मामले में भारतीय शहरों ने जुलाई-सितंबर तिमाही में दमदार प्रदर्शन किया है। प्रीमियम घरों की कीमतों में बढ़ोतरी को मापने वाले प्रॉपर्टी सलाहकार फर्म नाइट फ्रैंक के ग्लोबल इंडेक्स के नतीजों के आधार पर ये दावा किया गया है। नाइट फ्रैंक के इस ग्लोबल इंडेक्स के मुताबिक जुलाई-सितंबर तिमाही में मुंबई 22वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके पहले यानी जुलाई-सितंबर 2021 तिमाही में मुंबई 39वें स्थान पर था। ये दावा नाइट फ्रैंक की जुलाई-सितंबर तिमाही 2022 के लिए तैयार प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स पर आधारित एक रिपोर्ट में किया गया है। इसमें सालाना बढ़ोतरी को आंकने का काम किया जाता है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मुंबई के अलावा बेंगलुरु और दिल्ली में भी घरों की औसत कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। प्रॉपर्टी के प्राइसेस अगर सालाना मापदंड पर देखें तो स्ट्रॉन्ग रहे हैं। 84% ये इन 45 में से जो शहर है वो आज भी प्राइस ग्रोथ दिखा रहे हैं प्राइम प्रॉपर्टी के लिए। और अगर मैं ग्रोथ रेट की बात करूं तो 7.5% जो ग्रोथ देखी गई है प्राइम प्रॉपर्टी के प्राइसेस में सितंबर तिमाही में, वो
10% जो Q1 2022 में देखी गई थी उससे जरूर कम है, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि लास्ट 5 सालों के एवरेज 4-4.5% के लेवल से आज भी ये ज्यादा है। दुनिया भर के 45 से ज्यादा शहरों के प्रीमियम घरों की कीमत में होने वाले उतार चढ़ाव के आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की गई है। ऐसे में भारत में कीमतों में बढ़ोतरी यहाँ पर डिमांड में इजाफे को दिखाने के साथ ही देश की इकोनॉमी के दम को भी दिखा रही है। जानकारों का भी मानना है कि भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शुमार होने के साथ साथ मंदी और महंगाई जैसी दोहरी चुनौतियों का सामना भी संघर्ष के साथ कर रहा है। नाइट फ्रेंड ने उम्मीद जताई है कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बावजूद इस साल के आखिर तक भारत में घरों के दाम में बढ़ोतरी जारी रह सकती है। भारत में लग्जरी घरों की सप्लाई और बिक्री के मामले में मुंबई देश के बाकी शहरों से काफी आगे है। इस साल भी जनवरी जून छमाही में देश के 7 बड़े शहरों में 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत वाले घरों की बिक्री बढ़कर 25,680 यूनिट्स पर पहुंच गई थी। ये इस साल की पहली छमाही में बिके कुल 1,84,000 घरों का 14% था, जबकि 2019 में कुल 2.61 लाख यूनिट्स में महज 7% यानी 17,740 लग्जरी फ्लैट्स थे। वहीं कोरोना प्रभावित 2020 में 8,470 और 2021 में 21,700 लग्जरी फ्लैट्स बिके थे। अगर अलग अलग शहरों के आंकड़ों पर नजर डालें तो फिर महंगे घरों की सबसे ज्यादा बिक्री में 13,670 यूनिट्स यानी 50% हिस्सेदारी के साथ मुंबई पहले स्थान पर रहा। इसके बाद दिल्ली एनसीआर में 4,160 लग्जरी घर बिके। लग्जरी घरों की बिक्री में उछाल की वजह है कि इस साल कई लग्जरी प्रोजेक्ट्स पूरे हुए हैं। HNI ने महामारी के दौरान शेयर बाजार से जो पैसा कमाया है उसे अब वो प्रॉपर्टी मार्केट में लगा रहे हैं। बड़े घरों की जरूरत बढ़ना और निवेश के लिए भी इस तरह के घर खरीदे जा रहे हैं। आदित्य केराना, आज तक।